हेलो एवरीवन। रखू जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित हिंदी का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। यह हमारा हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या आपका 25 होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, अब ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है क वर्ग। क्या होता है? क वर्ग। तो क वर्ग में 5 हो गए, क ख ग घ अंग। उसके बाद आपका हो गया च वर्ग। तो च वर्ग के भी क्या होते हैं? 5 हो गए। उसके बाद आपका ट वर्ग हो गया। तो ट वर्ग के भी आपका 5 हो गए। उसके बाद आपका त वर्ग हो गया। ट वर्ग में भी 5 हो गए। उसके बाद क्या है? प वर्ग। तो ये सभी मिला के आपका 25 हो जाते हैं। तो 25 आपका क्या हो जाता है? स्पर्श व्यंजन हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी आपको दे, जैसे पूछते आपसे कि क क्या है, क स्पर्श व्यंजन है कि नहीं है, तो क क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपका कितना होता है? 25 होता है। क से लेकर प फ ब भ म तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे केवल व्यंजन की बात नहीं है, संयुक्त व्यंजन की बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन कहते किसको हैं। तो संयुक्त व्यंजन यह आपका दो व्यंजनों के मेल से बनता है। कितने व्यंजन के? दो व्यंजनों के मेल से आपका बनता है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन हो कौन जाएगा? तो इसमें से आपका जो छ है, यह आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छ आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या आपका 4 होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन होता है? तो ये 4 आपके होते हैं। छ हो गया, उसके बाद आपका त्र हो गया, उसके बाद आपका स्र हो गया और आपका ज्ञ हो गया। देखिए, जैसे हम छ का बात करें तो छ आपका बनता है क प्लस स से। इससे मिलकर आपका छ बनता है। तो दो आपका व्यंजन से बनता है छ। उसी तरह त्र का बात करेंगे तो यह भी आपका बनता है त और र से, त्र। उसी तरह स्र की बात करें तो यह आपका स और र से बनता है। और ज्ञ की बात करें तो ज्ञ आपका ज और य से बनता है। तो संयुक्त व्यंजन ये आपका दो व्यंजनों के मेल से बनता है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? छ, त, छ, त्र, स्र और ज्ञ। इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा तो आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनें। तो तत्सम शब्द आपको पता चल गया होगा कि तत्सम शब्द मीन्स होता क्या है। तो तत्सम मीन्स हमने आपको बताया है कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत के शब्द को कहते हैं। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं और हिंदी के शब्द को आपका तद्भव कहते हैं। तो देखिएगा, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? ये आपका संस्कृत का शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आपका तत्सम शब्द है। अगर यही यहाँ पे रहता, क्या रहता? पृथ्वी की जगह धरती रहता तो यह क्या हो जाता? यह आपका तद्भव हो जाता। आग क्या है? आग आपका हो गया तद्भव शब्द। अग्नि रहता तब तत्सम होता। उसी तरह कुबड़ा, कुबड़ा भी आपका तद्भव हो गया। और कपूर, कपूर भी क्या है? आपका तद्भव है। कर्पूर रहता, कल ही हमने आपको बताया था कि कर्पूर रहता तब यह तत्सम होता, लेकिन केवल कपूर है तो कपूर क्या होगा? हिंदी शब्द है तो यह आपका तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूट शब्द को चुनें। रूट शब्द को चुनना है तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट शब्द कहते किसे हैं। तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? रूट शब्द। तो रूट शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका खंड किया जाए तो उससे कोई भी आपका अर्थ ना निकले। जैसे ऑप्शन ए है घुड़सवार, इसको तोड़ेंगे तो घोड़ा और सवार आ जा रहा है, तो इसका क्या है? इसका अर्थ आ रहा है तोड़ने पे। पंकज को तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा कि जिसका जन्म आपका पाक से, कीचड़ से होता है, तो इसका भी अर्थ आ जा रहा है। उसका विद्यालय है तो विद्या का घर, विद्यालय, तो इसका भी अर्थ है। लेकिन अगर हम नाक को तोड़ते हैं
तो ना प्लस क इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ना का आपका रूट शब्द है। देखिए, रूट शब्द यहाँ पे दिया गया है, तो रूट से ही आपको मालूम है, रूट मीन्स क्या होता है? हठीला। तो रूट का क्या होगा? इसका कोई अर्थ ना निकलेगा तोड़ने पे, तो उसे क्या कहेंगे? रूट शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या बताता है? तो बुढ़ापा शब्द यह बताता है किसी व्यक्ति का आपका गुण हो गया, स्वभाव बताता है, अवस्था बताता है। तो इसे क्या कहेंगे? बुढ़ापा तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा नहीं, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? पानी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, चावल हो गया। जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा हमने आपको बताया था कल कि लड़का हो गया, लड़की हो गया, देश हो गया, ये सभी जातिवाचक होते हैं। उसके बाद है ऑप्शन सी में है भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? यह किसी व्यक्ति के भाव को बताता है, गुण को, धर्म को। तो यह बता रहा है कि व्यक्ति है कैसा है, बुढ़ापा है, तो यह भाव बता रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद ऑप्शन डी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ये आपका हो गया किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है? आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए हमारा है यहाँ पे उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष, या ऑप्शन डी है निजवाचक। तो आप मेरे घर अवश्य पधारे, तो ध्यान देंगे आप, तो आप किसी के बारे में कहा जा रहा है, तो यह क्या होगा? यह आपका मध्यम पुरुष होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, मध्यम पुरुष कहा जाता है आपका सुनने वाले को, जो सुनता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आप मेरे घर अवश्य पधारे, किसी से कहा जा रहा है कि आप मेरे घर अवश्य पधारे, तो यह क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? तो उत्तम पुरुष जो आपका वक्ता होता है, अर्थात जो बात करता है, जो कहता है, बोलता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके विषय में बात किया जाता हो, जिसके विषय में, जिसके बारे में बात किया जाए, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष हो गया जो बात करता है, वक्ता होता है उसको उत्तम पुरुष, और जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो आपका अन्य पुरुष हो गया। तो यहाँ पे है कि आप मेरे घर अवश्य पधारे, तो किसी की क्या है? कोई सुन रहा है कि हाँ, किसे हम कह रहे हैं कि आप मेरे घर अवश्य पधारे, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप हो जाएगा मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक कहेंगे, या अकर्मक कहेंगे, या द्विकर्मक कहेंगे। तो दो कर्म, दो कर्म से क्या बनता है? द्विकर्मक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कि जिसमें दो कर्म रहते हैं उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, दो कर्म होगा तो द्विकर्मक हो जाएगा। जैसे हो गया राधा कृष्ण को मिठाई खिलाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, कृष्ण को राधा कृष्ण को मिठाई खिलाती है, राधा कृष्ण को मिठाई खिलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, राधा तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, राधा क्या हो गया? कर्ता हो गई। उसके बाद क्या है? कृष्ण को, राधा कृष्ण को मिठाई खिलाती है। तो यहाँ पे दो दो क्या है? दो दो आपका कर्म है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? द्विकर्मक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग बताना है, तो कवि का स्त्रीलिंग आपका होता है कवयित्री। क्या होता है? कवि का कवयित्री होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए में आप फंस सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे कि कवि है तो कवि का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा? कवयित्री होगा। कवियानी तो होता नहीं है, और कव्यायन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान का स्त्रीलिंग बताना है, तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवती होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि भगवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? इसमें हमें मूल शब्द बताना है कि निर्भिमान में मूल शब्द क्या है। ध्यान से देखेंगे, इसका मूल शब्द क्या हो सकता है? अभिमान हो सकता है। अभिमान में नीर लगाया गया है, तो नीर, नीर अभिमान बन गया है।
तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? अभिमान। अभिमान से ही क्या बना है? निर्भिमान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह जन्म का भिखारी है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? इसमें हमें बताना है कि जो यहाँ पे का दिया गया है वह जन्म का भिखारी है, यह किस कारक की विभक्ति है? तो का आपका होता है संबंध का। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संबंध कारक की क्या है? विभक्ति है। जैसे संबंध का क्या होता है? संबंध का होता है का के की। क्या होता है? संबंध का होता है का के की। यह आपका संबंध बताता है। तो वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में क्या होगा? संबंध कारक होगा। का आपका संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प का संधि विच्छेद होगा। संकल्प का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो संकल्प का अगर हम संधि विच्छेद करें तो यह आपका होता है सम जोड़ कल्प। क्या होता है? सम जोड़ कल्प होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति देखिएगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति हो गया अर्थात इसमें कोई व्यय नहीं लग रहा है, अर्थात अपना जो शक्ति है वही उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यथाशक्ति ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो। क्या हो? पहला पद। जैसे यथाशक्ति है, क्या है आपका यहाँ पे दिया गया है? यथाशक्ति। यथाशक्ति हो गया। तो यथाशक्ति में क्या है? यह प्रथम पद हो गया। तो इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। और क्या है? अव्यय है। यथा क्या है? इसमें कोई व्यय कोई खर्च नहीं लगता है। तो प्रथम पद प्रधान होगा और वह अव्यय होगा, उसी को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो नीलकंठ, तो देखिएगा नीलकंठ मतलब क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ध्यान देंगे, अगर कोई भी आपका शब्द है यह खुद का अर्थ न बताकर यह किसी विशेष अर्थ को बताता है, कोई दूसरा शब्द आकर उसका अर्थ बताता है, तो उसे हम आपका बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि इसमें अपना कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुव्रीहि समास में, अपितु कोई अन्य पद क्या होता है? प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ की बात किया हमने, तो नीलकंठ से हमें क्या मिला? शिव मिल गया। उसी तरह जैसे हम पीताम्बर कहेंगे तो पीताम्बर से क्या मिलेगा? पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात आपका हो गया विष्णु। उसी तरह लंबोदर का बात करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश हो गया। तो इस तरह का जो आपका पद होगा वह क्या होगा? वह आपका बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिन काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। दिन काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दिन काटना देखिए यहाँ पे दिया गया है दिन काटना, तो अर्थात कोई व्यक्ति क्या है? खुशी से नहीं है, अच्छा से उसका दिन नहीं जा रहा है, तो दिन काट रहा है अर्थात व्यर्थ समय बिताना। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। दिन काटना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा व्यर्थ समय बिताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रोदय में कौन सा संधि है? चंद्रोदय में हमें क्या बताना है? संधि बताना है। तो संधि के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो चंद्रोदय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह आपका हो जाएगा चंद्र जोड़ उदय। क्या होगा? चंद्र जोड़ उदय हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए चंद्र, चंद्र, चंद्र में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, अ प्लस उ। तो यहाँ पे ये भी स्वर है, अ भी स्वर है और उ भी स्वर है। तो दोनों स्वर होगा, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। संधि का हमने 2 वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट कराया है। अगर आप कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो संधि का कॉन्सेप्ट जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्जल में कौन सा संधि है? तो निर्जल, तो ध्यान देंगे इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे। तो निर्जल का हम संधि विच्छेद करें तो यह आपका क्या हो जाएगा? निह जोड़ जल। क्या होगा? निह जोड़ जल। और आपको संधि विच्छेद करने पर कहीं भी विसर्ग दिख गया, यहाँ पे क्या है देखिए, निह जोड़ जल में विसर्ग दिख गया तो बिना कोई ऑप्शन देखे हुए एकदम डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं? विसर्ग संधि के पास जा सकते हैं। तो निर्जल में कौन सा संधि हो गया? इसमें आपका विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने रोटी खाई है,
इसमें ने कौन सी कारक का चिन्ह है? राधा ने रोटी खाई है, तो राधा क्या है? राधा आपका कर्ता है। तो ध्यान देंगे, कारक में होता है कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता ने। तो कर्ता ने यहाँ पे कौन कारक है? तो कर्ता कारक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि राधा ने रोटी खाई। इसमें ने कौन सा कारक की विभक्ति है? ये आपका कर्ता कारक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमान, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय यह आपका किसी शब्द के अंतिम में कहाँ लगता है? शब्द के अंतिम में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे हम प्रत्यय। तो अब बुद्धिमान, तो देखिए ना, बुद्धि है, बुद्धि प्लस मान, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बुद्धि प्लस मान लिख सकते हैं। तो बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो लास्ट वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे मान प्रत्यय है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग ये आपका किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय आपका शब्द के बाद में लगता है। तो उपहार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपहार में आपका उप उपसर्ग होगा। क्या है? उप उपसर्ग है, क्योंकि हार, हार में उप लगा दिया गया है, तो क्या बन गया है? उपहार बन गया है। तो उपहार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उप उपसर्ग होगा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। साथ ही साथ हमने एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट का भी स्टडी किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।